दोस्तों, बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी फाइटर जेट को उड़ाए और बिना जमीन पर पैर रखे, क्या किसी परमाणु संपन्न देश की पूरी रीढ़ को एक ही झटके में तोड़ा जा सकता है? क्या यह मुमकिन है कि सरहद पर तैनात फौजें हाथ में हाथ धरे बैठी रहें और दूसरी तरफ दुश्मन देश का पूरा पावर स्ट्रक्चर, उसकी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और उसकी नेशनल सिक्योरिटी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे? दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इस वक्त साउथ एशिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल थिएटर के अंदर लिखी जा रही एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स को हैरान कर दिया है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी देश की 80% एग्रीकल्चर लैंड, करोड़ों लोगों की प्यास और उसकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक इशारे पर रोक दी जाए तो क्या होगा? एक ऐसा खामोश मास्टर स्ट्रोक जिसने दुश्मन के खेमे में वो खौफ पैदा कर दिया है जो बड़े से बड़ा सैन्य ऑपरेशन नहीं कर सकता है। दोस्तों, आखिर क्या है ऐसा कि अचानक इस्लामाबाद के हुक्मरान अपनी परमाणु मिसाइलों की धमकियां देने पर उतर आए हैं और दुनिया भर के मंचों पर जाकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि कैसे भाई साहब हमें भारत ने पीटा है, कैसे भारत के वाटर वेपन से टूटती जा रही है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों की धमकियां देने पर उतर आए हैं और दुनिया भर के मंचों पर जाकर के गिड़गिड़ाने लगे हैं कि भाई साहब भारत से बचाइए, भारत हमें अपने वाटर वेपन से मार रहा है, हमें बचा लीजिए। दोस्तों, आज इस पाकिस्तान की पूरी रीढ़ भारत के एक वाटर वेपन से आखिर कैसे टूट गई है? नमस्कार दोस्तों, और आज मैं आपको इस पूरी वाटर डिप्लोमेसी को डिकोड करने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का वो असली गणित क्या है और 21वीं सदी की वो सबसे बड़ी वाटर डिप्लोमेसी क्या है जिसने युद्ध की पूरी परिभाषा को ही बदल करके रख दिया है। दोस्तों, जो बात इस वक्त सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। दशकों से हम सुनते आ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में साल 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि एक ऐसा कानूनी कवच है जिसे कोई भी देश छू नहीं सकता है। इस समझौते को दुनिया का सबसे सफल और टिकाऊ जल समझौता माना जाता था, जिसने तीन बड़े युद्धों के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन दोस्तों, अचानक से पिछले साल कुछ ऐसा बदला जिसने 6 दशकों के इस जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को हमेशा के लिए दफन करके रख दिया। दोस्तों, जब अप्रैल 2025 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के अंदर पाकिस्तान की ओर से कायराना आतंकी हमला हुआ, तो भारत ने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, यानी मोदी सरकार ने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, नई दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने इस बेहद पुरानी संधि को इन अबेयंस यानी कि निलंबित करने का एक ऐतिहासिक फैसला कर लिया। इस फैसले ने पूरे पाकिस्तान के पूरे डिफेंस, इकोसिस्टम और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की चूल्हे हिला करके रख दी। अब दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूरा का पूरा गेम यहीं पर ही पलटता है कि भारत ने आखिर किया क्या है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के चिनाब नदी के ऊपर बने अपने 3 सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी कि बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती को एक ऐसे स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में कन्वर्ट कर डाला है जिसके सामने दोस्तों पाकिस्तान के पास में कोई जवाब नहीं बचा है, वह खाली हाथ है। चिनाब नदी जो भारत के पहाड़ों से निकल करके पाकिस्तान के सबसे उपजाऊ हिस्से यानी कि पंजाब के अंदर जाती है, अब भारत के फुल ऑन ऑपरेशनल कंट्रोल के दायरे में आ चुकी है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिले के अंदर बना 900 मेगावाट का बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस पूरी चैन का सबसे पहला और घातक प्रेशर पॉइंट है। दोस्तों, इस डैम की बनावट के अंदर कुछ ऐसे फ्लशिंग गेट्स और एडवांस इंजीनियरिंग फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं जिनकी मदद से भारत पानी के फ्लो और नदी की गाद को अपनी मर्जी से रेगुलेट कर सकता है। जब मई 2025 के अंदर भारत ने इन गेट्स के ऑपरेशनल टाइमिंग के अंदर बदलाव किया, तो पाकिस्तान के मराला हेडवर्क्स पर पहुंचने वाला पानी अचानक से 35,000 क्यूसेक से घट के सिर्फ 3,100 क्यूसेक रह गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मराला हेडवर्क्स तक पहुंचने वाला पानी अचानक से 35,000 क्यूसेक से घट के 3,100 क्यूसेक के ऊपर आ गया। इस अचानक आई कमी ने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर हब के अंदर वो हड़कंप मचाया जो आज तक नहीं देखा गया था।
लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहां से शुरू होता है कि क्या भारत सिर्फ पानी रोक रहा है? जवाब है नहीं भाई साहब, खेल इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। बगलिहार से थोड़ा आगे बढ़ते ही रियासी जिले के अंदर मौजूद 690 मेगावाट का सलाल डैम आता है। यह बांध पाकिस्तान की सरहद के बेहद करीब है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सलाल डैम की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि अगर भारत चाहे तो पानी को रोक करके पाकिस्तान के खेतों को सुखा सकता है, और अगर चाहे तो गाद निकालने के नाम पर एक ही झटके के अंदर इतना पानी रिलीज कर सकता है कि पाकिस्तान के निचले इलाकों के अंदर बाढ़ जैसे हालात प्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी दोस्तों, पानी को कब रोकना है, कब छोड़ना है और किस रफ्तार से आगे भेजना है, इसका पूरा कंट्रोल अब भारत के हाथों में आ चुका है। इसके बाद में नंबर आता है किश्तवाड़ में बने 390 मेगावाट का दुलहस्ती प्रोजेक्ट का, जिसके स्टेज 2 को भारत ने हाल ही के अंदर मंजूरी देकर के काम की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, नई टनल और अंडरग्राउंड पावर हाउसेस के जरिए भारत चेनाब के वाटर मैनेजमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल इतना ज्यादा मजबूत कर रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान को पानी की हर एक बूंद के लिए भारत की टाइमिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी भारत के इन डैम्स के अंदर नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान के अपने टूटे फूटे और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर छिपी हुई है। जब चिनाब नदी भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान के अंदर एंटर होती है, तो वहां तुरंत बाद कोई ऐसा बड़ा रिजर्व या फिर वाटर स्टोरेज सिस्टम मौजूद नहीं है जो दोस्तों इस अप्रत्याशित वाटर फ्लो को संभाल सके। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े बांध हैं, जैसे कि तारबेला और मंगला, वो सिंधु और झेलम बेसिन के साथ में जुड़े हुए हैं। चेनाब नदी के पूरे रूट पर पाकिस्तान के पास में ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो भारत द्वारा अचानक छोड़े गए या रोके गए पानी को बैलेंस कर सके। नतीजा यह होता है कि जैसे ही भारत इन बांधों के संचालन की टाइमिंग के अंदर मामूली सा बदलाव करता है, पाकिस्तान का पूरा नहरी सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों, इस जियोपॉलिटिकल गेम का सबसे खतरनाक पहलू समझ लीजिए, जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, सिंधु जल संधि के तहत दोनों देशों के बीच में केवल पानी का बंटवारा नहीं होता था, बल्कि यह एक बहुत ही क्रूशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम भी था। भारत हर रोज पाकिस्तान को पानी के फ्लो, बारिश के आंकड़ों, बाढ़ की चेतावनियों और हाइड्रोलॉजिकल डेटा की लाइव जानकारी दिया करता था। लेकिन संधि के सस्पेंड होते ही भारत ने यह सारा का सारा डेटा ट्रांसफर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब पाकिस्तान के पास में कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता कि भारत किस वक्त अपने डैम्स का ऑपरेशनल बिहेवियर बदलने वाला है। इसका नतीजा जून 2026 में पूरी दुनिया ने देखा है, जब अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ा और पाकिस्तान के पास में पहले से कोई जानकारी नहीं होने की वजह से वहां की फसलें तबाह होने लग गईं। इस लाचारी के अंदर बौखला करके पाकिस्तान ने इसे इंटरनेशनल फोरम पर वाटर टेररिज्म का नाम देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह गेम सिर्फ खेती या पानी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉजिक काम कर रहा है। पाकिस्तान की लगभग 80% एग्रीकल्चर लैंड और उसकी पूरी जो इकोनॉमी है, इसी इंडस वाटर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। उसका पंजाब प्रांत, जो पूरे देश का पेट भरता है, पूरी तरह से चिनाब और उसकी सहायक नहरों के ऊपर डिपेंडेंट है। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान जैसे बड़े शहर इसी पानी से जिंदा हैं। अगर भारत वाटर कूटनीति के जरिए इस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है, तो पाकिस्तान की पहले से वेंटिलेटर पर चल रही इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। दोस्तों, कराची जैसे महानगरों के अंदर आज भी लोग पानी के टैंकरों के लिए सड़कों के ऊपर दंगे कर रहे हैं। ऐसे में अगर चेनाब का पानी उनकी पहुंच से दूर होता है, तो यह पाकिस्तान के भीतर एक बहुत बड़े सिविल वॉर और इंटरनल इंस्टेबिलिटी को जन्म दे सकता है। और यही वजह है कि इस भारी दबाव के बीच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार जैसे बड़े नेताओं ने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस सेमिनार में बिलावल भुट्टो ने एक बेहद चौंकाने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए भारत की जल संधि को सीधे पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी कि परमाणु नीति से जोड़ दिया। उन्होंने खुले मंच से धमकी दी कि अगर पाकिस्तान के वाटरवेज को ब्लॉक करके उसकी इकोनॉमी का गला घोंटने की कोशिश की गई,
तो यह उन चुनिंदा और दुर्लभ परिस्थितियों के अंदर गिना जाएगा जहां पाकिस्तान अपनी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान की यह गीदड़ भभकी असल में उसके उस गहरे डर को बयां करती है जो उसे भारत के इस खामोश वाटर वेपन से लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान की पूरी सैन्य रणनीति हमेशा से फर्स्ट यूज की नीति पर आधारित रही है और अब वो इस पानी के संकट को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान की इन खोखली धमकियों से डरने वाला है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करने पर आता है तो वह किसी भी ग्लोबल प्रेशर के दबाव में नहीं आता। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस मुद्दे को लेकर के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया है। लेकिन नई दिल्ली ने साफ कह दिया कि जब तक सीमा पार से आने वाला आतंकवाद पूरी तरह से स्टॉप नहीं होता, तब तक भारत किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन यानी कि द्विपक्षीय बातचीत का हिस्सा ही नहीं बनेगा। दोस्तों, भारत ने एक बहुत ही क्लियर एंड लाउड डिप्लोमेटिक सिग्नल दे दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। भारत की यह नई जल नीति पाकिस्तान के उस पुराने नैरेटिव को ध्वस्त कर चुकी है जिसमें वो सोचता था कि वो भारत को आतंकी हमलों से जख्म भी देता रहेगा और भारत संधि के नाम पर उसे पानी भी पिलाता रहेगा। अब जरा इस कहानी के उस अनछुए हिस्से पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों, जो आज भारत की इस पूरी रणनीति को एक नया आयाम देती है। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जब भी कोई देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है तो दुनिया के बाकी देश उसे बहुत गौर से देखने लग जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले की तुलना जापान और चाइना के बीच चलने वाले उस साइलेंट पावर बैलेंस से करते हैं, जहां टेक्नोलॉजी और रिसोर्स कंट्रोल के जरिए एक दूसरे को चेकमेट दिया जाता है। भारत ने भी इस बार बिना किसी मिलिट्री एस्केलेशन के पाकिस्तान को एक ऐसे जाल के अंदर फंसा दिया है जिससे निकलने का रास्ता इस्लामाबाद के पास में नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह लगातार भारत को लेटर्स लिख रहे हैं। पिछले एक साल में उन्होंने 4 से ज्यादा चिट्ठियां भेजी हैं, जिनमें वो चिनाब नदी के पानी में हो रहे उतार चढ़ाव का ऑपरेशनल डेटा मांग रहे हैं। लेकिन भारत के कमिश्नर की तरफ से सिर्फ एक ही जवाब है, मुकम्मल खामोशी। दोस्तों, ये खामोशी पाकिस्तान के लिए किसी बड़े सरप्राइज अटैक से भी ज्यादा डरावनी है। इस पूरे खेल का जो सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है वो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर सामने आने वाला है। भारत इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपनी जल विद्युत परियोजनाओं को इतनी तेजी से विस्तार दे रहा है कि आने वाले सालों के अंदर भारत के पास में पानी को होल्ड करने और उसके डिस्चार्ज को पूरी तरह से रेगुलेट करने की एक ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी जो साउथ एशिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए भारत के फेवर में झुका देगी। दोस्तों, पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक जैसे लोग भले ही यह बयान दें कि अगर किसी ने पाकिस्तान के पानी के ऊपर हाथ डाला तो वो हाथ काट देंगे, लेकिन असलियत यह है कि आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में भी भारत से पिछड़ चुका है और आर्थिक मोर्चे पर तो वह पहले से ही डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में भारत का यह वाटर मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। तो दोस्तों, असली सवाल यह उठता है कि क्या भारत को इस सिंधु जल संधि को पूरी तरह से खत्म करके चेनाब, झेलम और सिंधु के पानी पर अपना 100% संप्रभु अधिकार घोषित कर देना चाहिए, या फिर पानी के इस कड़े कंट्रोल को एक कूटनीतिक दबाव की तरह इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटनों पर बनाए रखना ही भारत की सबसे बेहतरीन रणनीति है? दोस्तों, इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक मोड़ पर आपकी क्या राय है? भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।